वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे एक बहुत ही खास फिल्म की। ये वो फिल्म थी जिसने राज कपूर को डूबने से बचाया था, क्योंकि बहुत बड़ा उन्हें लॉस हो गया था। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, जो 1970 में रिलीज हुई थी, और वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और बहुत सारा कर्जा हो गया था उन पे। इनफैक्ट उन ऐसा कहा जाता है कि जो आरके स्टूडियो उन्होंने जिसे उन्होंने बहुत ही लगन से बनवाया था, वो तो गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। और बहुत बड़ा डिबैकल था वो। और राज कपूर जो थे वो मतलब एक तरीके से सदमे में चले गए थे मेरा नाम जोकर के बाद, क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस फिल्म थी, बहुत पैसे लगे थे उस पर। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज भी हुई थी, उससे पहले भी लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। इनफैक्ट कई डिस्ट्रीब्यूटर ने कह दिया था कि ये राज कपूर जो है वो सठिया गए हैं। इनफैक्ट यही वर्ड था, सठिया गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो उनकी बेटी है ऋतु, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर उस वक्त सोचते थे मेरा नाम जोकर के बारे में। क्योंकि 4 घंटे की फिल्म थी, दो दो इंटरवल्स, और ऊपर से सर्कस की कहानी, जोकर की कहानी। क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुतों को लगा था कि चूंकि नाम मेरा नाम जोकर है और जोकर जो है वो लोगों को हंसाता है, तो ये शायद कॉमेडी फिल्म होगी। लेकिन जब लोग देखने गए तो उन्हें वो तो सीरियस फिल्म लगी, तो इस बात से भी डिसअपॉइंट हो गए। और 3 चैप्टर्स में वो फिल्म बनी थी। इनफैक्ट 4 चैप्टर थी, एक चैप्टर तो हटा ही दिया गया था। उस चैप्टर में शर्मिला टैगोर होने वाली थी। तो बहुत लंबी फिल्म हो गई थी, लोगों को समझ ही नहीं आई कि फिलॉसफी क्या है इस फिल्म की। तो वो एक तरह से सेटबैक था राज कपूर के लिए। कर्जे में थे, तो उन्होंने सोचा कि इस कर्जे से निकलने का एक ही उपाय है कि हम जो है वो एक और फिल्म बनाएं। और इस बार जो है वो अच्छी फिल्म होगी। आज के ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म बनेगी, ताकि ऑडियंस को फिल्म पसंद आए। और उस पैसे से, जो उस फिल्म से जो भी कमाई होगी, उससे हम अपना ये सारा कर्जा वगैरह जो है वो उतार लेंगे। तो नया क्या होगा, क्या फिल्म बनाई जाए? तो राज कपूर के दिमाग में एक आइडिया आया। उस वक्त क्या था कि ये राज कपूर और पूरी फैमिली तो बॉम्बे में ही रहती थी, और इनके तो बड़े बड़े अमीर घराने में ही इनकी दोस्ती यारी थी। तो उन्होंने एक बात नोटिस की थी कि उस वक्त जितने भी बॉम्बे में एलिट सर्कल जो था, हर घर में एक कैथोलिक गवर्नेंस हुआ करती थी। जो फैमिली थी उनके बच्चों के लिए एक कैथोलिक गवर्नेंस हर घर में होती थी। तो राज कपूर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्टोरी लिखे कि जो लड़का जो है, वो जो अमीर घराने का लड़का है, और उसे प्यार हो जाता है अपनी गवर्नेंस की बेटी से। तो राज कपूर के जितने भी असिस्टेंट वगैरह थे, उनके लगा कि क्या ये फिर से अमीर गरीब वाला कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि ये भी कहानी बहुत ही घिसी पिटी होगी। तो सबने मना किया। तो किसी ने पूछा भी कि सर, ये जो आप आइडिया बता रहे हो, इसमें क्या ये अमीर गरीब वाला कॉन्फ्लिक्ट है? तो राज कपूर ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई अमीरी गरीब वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो किसी ने पूछा कि क्या ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नेंस जितनी भी होती थी वो कैथलिक होती थी। तो क्रिश्चियन की बेटी और हिंदू, या जिस हिंदू परिवार का लड़का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करना चाहते हो? तो राज कपूर ने कहा कि नहीं नहीं, वो भी मेरा आइडिया नहीं है। मेरा आइडिया सिंपल ये है कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। कि जो जो गवर्नेंस की भी जो फैमिली है, वो पैसे से काफी ठीक ठाक है। जो गवर्नेंस है उसका जो बेटा है, जो कि इस फिल्म में प्रेमनाथ को जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, कि ये भी खूब पैसे वाला है, लेकिन ये बहुत ही रूटेड है, देसी सा है, रस्टिक सा है, और वो इसमें वो क्लास नहीं है। और ये जो अमीरों की जो फैमिली है, ये बहुत ही एलिट मेंटालिटी वाली फैमिली है। तो इसमें हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, नॉट कि वेल्थ कॉन्फ्लिक्ट जो होने वाला है। अमीर गरीब की बात नहीं है, जस्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। ये भी है दौलत वाला ही है, जो मछुआरा जो है, जो कैथलिक गवर्नेंस का जो बेटा है, ये भी अमीर है, लेकिन बहुत ही देसी सा है, अक्खड़ किस्म का। और उसकी बेटी से, अमीर घराने का जो लड़का है, उससे इसे प्यार हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग तो नहीं थी, लेकिन राज कपूर ने बोला कि ये हम बनाएंगे एक टीनेज लव स्टोरी, और ये रहेगा प्रीमाइस आपका। अब टीनेज लव स्टोरी बोला, और उसके बाद उन्होंने कहा, सबको बताया कि देखिए, इस फिल्म से मैं अपने बेटे को लॉन्च करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे पास पैसे नहीं है, और किसी स्टार को मैं ले नहीं सकता अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर से अपने लड़के को लॉन्च करूंगा, उसे मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और कम पैसे में इस फिल्म को कंप्लीट कर दूंगा। तो उनके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा कि सर देखिए, ये इसमें क्या होगा फिर कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इस फिल्म को खरीदेंगे नहीं। एक तो मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई है, ऊपर से कल आज और कल भी जो फिल्म बनी थी रणधीर कपूर वाली, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, रणधीर कपूर, राज कपूर तीनों थे, वो भी फ्लॉप हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुसाइडल हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर भी इस फिल्म को नहीं लेंगे, तो हमें कुछ और सोचना चाहिए। एटलीस्ट ऋषि कपूर को तो इस फिल्म से लॉन्च मत कीजिए, उनके लिए कुछ और फिल्म देख लिया जाएगा। इस फिल्म में आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को ले लीजिए। तो राज कपूर ने कहा कि पिक्चर मेरी फ्लॉप हुई थी,
और लगता है दिमाग आपका खराब हो गया है। मैं कह रहा हूँ टीनेज लव स्टोरी, तो आप इसमें कह रहे हो धर्मेंद्र और हेमा हेमा मालिनी को ले लें। अब वो लोग कहाँ से टीनेजर्स रखते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा आइडिया सही है, मैं ऋषि कपूर को इस फिल्म से लॉन्च करूंगा और एक नई लड़की को लूंगा, नो स्टार टैंट्रम्स नथिंग। अब राज कपूर ने बोल दिया तो फिर कोई क्या ही मना करेगा उसको। तो ऋषि कपूर तो हो गए कि बेटे थे उनके, उनको लॉन्च करेंगे। नई लड़की के लिए बहुत सारे ऑडिशन लिए राज कपूर ने, कईयों के ऑडिशन लिए। फिर एक बार क्या हुआ कि जो राज कपूर की जो वाइफ थी, उनकी एक दोस्त हुआ करती थी मुन्नी धवन, और उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे चुन्नी बाई कपाड़िया। तो उन्होंने चुन्नी बाई कपाड़िया को बताया कि राज साहब जो हैं वो एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें नई लड़की को खोज रहे हैं। तो मुन्नी धवन ने चुन्नी भाई कपाड़िया को बोला कि आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे साथ चलिए राज कपूर से मिलने के लिए। तो एक दिन ये चले गए, चुन्नी भाई कपाड़िया की ही बेटी थी डिम्पल कपाड़िया। तो ये सब के सब गए वहाँ सेट पे, आर के स्टूडियो में। वहाँ गए, वहाँ पे राज कपूर से इनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पे और भी लोग थे, रणधीर कपूर भी थे और राहुल रवेल भी थे। एक्चुअली बॉबी की मेकिंग के बारे में आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो एक किताब है, उसे राहुल रवेल ने लिखा है। राहुल रवेल आपको याद दिला दूं, उन्होंने जिन्होंने अर्जुन, लव स्टोरी, बेताब जैसी फिल्में बनाई थी, और वो बॉबी में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने ही ये कहा, किताब लिखी है, इसमें आपको बॉबी की मेकिंग की अच्छी खासी डिटेल, बारीकी डिटेल मिल जाएगी। तो खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो चुन्नी भाई कपाड़िया अपनी बेटी को लेके वहां गए, आर के स्टूडियो में मुलाकात हुई राज कपूर से। फिर उसके बाद जब चले गए तो राज कपूर ने सबसे पूछा कि क्या लगता है इस लड़की का हमें स्क्रीन टेस्ट लेना चाहिए? तो सबने कहा ले लीजिए, सब लोग, कितनी लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया, इनका भी ले लीजिए। तो उनको बुलाया गया डिम्पल कपाड़िया को, फिर कुछ शॉट्स वगैरह उनको दिखाए गए, फोटो शूट वगैरह कुछ कुछ हुआ। फिर जब वो चली गई तो राज कपूर ने पूछा सबसे कि क्या लगता है इस लड़की के बारे में। तो किसी को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई थी डिम्पल डिम्पल। लेकिन राज कपूर ने कहा कि मुझे मेरी बॉबी मिल गई। तो राहुल रवेल ने पूछा कि बॉबी कौन है? ये तो डिम्पल का स्क्रीन टेस्ट था। तो राज कपूर ने बोला कि नहीं, मैंने सोच लिया है कि मेरी फिल्म का नाम होगा बॉबी, और ये जो लड़की है डिम्पल, ये उसमें फीमेल लीड होगी। तो रणधीर कपूर और वो बाकी जितने भी वहां पे थे, सब ने सर पकड़ लिया, बोला कि ये तो और भी खराब आइडिया है। एक तो आप इस फिल्म से अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हो, और फिल्म का नाम हीरोइन के नाम पे रख रहे हो, और जो कैरेक्टर भी आप सोच रहे हो कि फीमेल कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये तो आपके बेटे के लिए भी सुसाइडल हो जाएगा। मतलब इट विल बी अनफेयर फॉर ऋषि कपूर। लेकिन तो राज कपूर ने बोला कि देखिए, मेरा बेटा होगा घर पे, लेकिन जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं बेटा बेटी के लिए फिल्म नहीं बनाता। और मेरा जो आइडिया है वो यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। और ऋषि को अगर इतना लग रहा है, अगर ऋषि को प्रॉब्लम होगी इस कहानी से, तो वो बेशक फिल्म छोड़ दे। लेकिन ऋषि कपूर क्यों ही छोड़ेंगे, उनको समझ में आ ही रहा है कि क्या कहानी है। तो बात तय हो गई कि यही होगा, टीनेज लव स्टोरी होगी, ये जो लड़की है ये इस फिल्म की हीरोइन होगी, डिम्पल कपाड़िया, ऋषि कपूर हीरो होंगे, फिल्म का नाम बॉबी होगा, हीरोइन के ही नाम पे होगा। तो अब बोला गया कि ठीक है, फिर कहानी को डेवलप किया जाए। तो उस जमाने में क्या, आरके फिल्म्स की जितनी भी फिल्में होती थी उसमें कहानी लिखने वाले के अब्बास होते थे। उनको बोला गया कि आप स्टोरी को डेवलप कीजिए, उनके साथ वीपी साठे भी थे। और डायलॉग लिखने के लिए राज कपूर ने एक जर्नलिस्ट को बुलाया। एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे जैनेन्द्र जैन साहब, वो एक मैगजीन, माधुरी मैगजीन करके आती थी, उसमें वो जर्नलिस्ट थे। और राज कपूर उनको जानते थे, उनको वो उनके स्टोरीज वगैरह राज कपूर ने पढ़ा था, अच्छा लगा होगा उनकी राइटिंग, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई इस फिल्म का जो है डायलॉग वगैरह आप लिखिए। तो डायलॉग राइटर हो गए, कहानी लिखने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई के अब्बास और वीपी साठे को। हीरो हीरोइन फाइनल हो गए। अब बाकी के जो कास्ट थे उनको फाइनल करना था, क्योंकि एक अमीर घर आना था और एक कैथलिक जो गवर्नेंस थी उनकी फैमिली दिखानी थी। तो अब चूंकि जो अमीर घर की घर अमीर अमीर इंसान की जो कैरेक्टर है नाथ साहब का, वो क्योंकि प्राण साहब के साथ राज कपूर ने बहुत सारी फिल्में की थी, जैसे चोरी चोरी और वो जिस देश में गंगा बहती है, वो सब किया ही हुआ था। तो और चूंकि जैसा कैरेक्टर राज कपूर के दिमाग में था, उन्होंने उनके दिमाग में सिर्फ प्राणी साहब आए इस रोल के लिए, उनको ले लिया गया। और जो कैथलिक जो गवर्नेंस थी उसके लिए दुर्गा खोटे को लिया गया, मिस ब्रिगेंजा कैरेक्टर। और उनके जो बेटे थे उनके लिए, क्योंकि वैसे भी राज कपूर के पास बहुत ज्यादा पैसे थे नहीं, तो सोचे कि रिश्तेदारी में ही करते हैं। प्रेमनाथ जो थे वो इनके साले हुआ करते हैं राज कपूर के, उनकी वाइफ के भाई थे वो। तो प्रेमनाथ को लिया गया वो मछुआरे वाले कैरेक्टर के लिए, डिम्पल कपाड़िया के फादर के रोल के लिए। कैरेक्टर फाइनल हो गए, स्टोरी का आइडिया हो गया, डायलॉग की जिम्मेदारी दे दी गई किसी को।
अब जब अच्छा, अब ये था कि फिल्म जो थी बिल्कुल ही नए तरीके की बनाना चाहते थे राज कपूर, तो हर चीज को ही बदल रहे थे। तो इस बार सोचा कि म्यूजिक भी जो हमारी इस फिल्म का होगा वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, और आज के लोग जो म्यूजिक सुनते हैं, जिसका म्यूजिक सबसे ज्यादा हिट है उसी को पकड़ते हैं। तो शंकर जयकिशन यूजुअली आर के फिल्म्स की फिल्मों में गाने दिया करते थे। मेरा नाम जोकर के भी गाने आज शंकर जयकिशन नहीं दिए थे, लेकिन उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो थे वो राइज कर रहे थे और बड़ा उनका नाम हुआ था मार्केट में। आनंद बख्शी की भी गीत काफी पॉपुलर हुआ करते थे, दोस्ती वगैरह के लिए उनको शायद अवार्ड भी मिला था। तो इस बार राज कपूर ने इन लोग को बुलाया बॉबी के लिए। बॉबी का थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह उनको समझाया भी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को समझ में भी आ गया। इनफैक्ट जो पहला गाना ही जो इन लोगों ने लिखा था, आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनको जब सुनाया तो राज कपूर साहब को बड़ा पसंद आया। वो पहला ही गाना था, मैं शायर तो नहीं। तो जो आइडिया बताया था राज कपूर ने, तो आनंद बख्शी ने गाना उस तरीके से लिखा कि इसमें बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड उर्दू शायरी नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो तो बस स्कूल खत्म करके आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शायरी वाले गाना लिखेगा, गाएगा, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप टीनेज लव स्टोरी दिखा रहे हो। तो जवान लड़का है तो उस तरह की बातें नहीं करेगा, तो बहुत ही सिंपल वे में कोई गाना होना चाहिए। इसीलिए मैं शायर तो नहीं जो है, क्योंकि जो शायरी की जो शौक होता है वो तो थोड़े ज्यादा मैच्योर लोग करते हैं। अब ये टीनेज लड़का है, तो इसके लिए वो गाना आनंद बख्शी ने बड़ा सटीक सा लिखा था, मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी जब से देखा तुझको, तो शायरी आ गई। और गाना बड़ा अच्छा बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, सुना राज कपूर साहब ने, उनको बड़ा पसंद आया, और इस तरीके से वो लोग फाइनल हो गए। तो म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, हीरो हीरोइन सब फाइनल हो गए। अब शूटिंग की बात हुई। शूटिंग करनी थी दो जगह पे। एक तो बॉम्बे में शूट करना था आधा, क्योंकि वो जो पूरी फैमिली का जितना भी है पार्ट, वो दोनों घरों के दुश्मनी वगैरह सब जो दिखाना है, बाकी जितनी भी चीजें वो बॉम्बे में होनी थी। और सिर्फ एक जो पूरा पार्ट था फिल्म का, वो कश्मीर में होना था, क्योंकि आपने देखी होगी फिल्म, डिम्पल कपाड़िया कश्मीर जाती है, उनके पीछे पीछे ऋषि कपूर जाते हैं, और फिर वहां पे इन दोनों का लव जो है वो ब्लॉसम होता है। तो कुछ सर्टेन पार्ट जो थे वो कश्मीर में होने थे, लेकिन कश्मीर में शूट करना भी बड़ा मुश्किल था, और पूरे सेट को यहाँ से कश्मीर लेके जाना काफी खर्चे वाला काम था। और जो लेनदार भी जो थे, जो पैसे दे रहे थे, देनदार जो थे, वो बड़ा हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे इस बार राज कपूर पे, क्योंकि मेरा नाम जो का फ्लॉप हो गई थी, तो भरोसा थोड़ा कम था, तो जो भी कर्जा वगैरह दिया गया था बड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग माहौल था उस वक्त राज कपूर के लिए, क्योंकि पैसे बड़े मुश्किल से मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि फिल्म जो है वो इस बार हिट फिल्म ही बनाऊंगा। खैर कश्मीर गए, वहां पे भी शूटिंग 30 दिन की करीब उस समय का इनका पूरा शेड्यूल था, लेकिन जो शूटिंग हुई करीब 10 ही दिन हो पाई। कभी मौसम खराब हो जाता था, कभी बर्फबारी होने लगती थी, तो ये सारी चीजें, और कई बार राज कपूर का मन ही नहीं करता था शूट करने का, तो ये सारी चीजें भी होती थी। और राज कपूर हमेशा कहते थे कि देखो, मेरा जब मन करेगा तभी मैं शूट करूंगा, मुझे कोई जबरदस्ती ना कराए। उसी बीच शूटिंग के बीच में किसी दिन दशहरा आ गया, तो राज कपूर कह रहे अब दशहरे के दिन कौन काम करेगा, छोड़ो पैकअप करो, सब कुछ छुट्टी मनाओ। तो कश्मीर बड़ा मजेदार इन लोग का वो था, पूरा टेन्योर जितने दिन इन लोगों ने कश्मीर में बिताया वहां पे। उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई, जैसे ये जो गाना है आपका, हम तुम एक कमरे में बंद हो, वो जो गाना है वो कश्मीर में गुलमर्ग में एक कॉटेज में होना था। और उसके बाद उसमें जो जो वो जब गाना खत्म होता है, तो आपने देखा होगा कि ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया कॉटेज से निकलते हैं और फिर गुनगुनाते गुनगुनाते लेफ्ट तरफ चले जाते हैं, और वहां पे होता है इंटरवल। तो जब पहले दिन उस गाने के एंडिंग को जब शूट किया गया, तो बड़ा खाली सा था, सिर्फ फ्रेम में कॉटेज से निकल के डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर चलते जा रहे हैं। तो बाद में जब आप अगर इस गाने को देखोगे, तो देखोगे कि उस शॉट में स्क्रीन पे बहुत सारे फूल दिखते हैं। जब कैमरा ऐसे पैन करता है तो साथ में बहुत सारे फूल आते हैं, गुलाब के और अलग अलग कलर्स के। तो राज कपूर ने जब ओरिजिनल वो शॉट देखा, तो बोला कि यार ये बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, और इस गाने के एंड पे इंटरवल हो रहा है, और यहाँ पे इन दोनों का रोमांस ब्लॉसम कर रहा है, तो हमें एक फूल, यहाँ पे एक स्क्रीन पे फूल खूब सारे दिखाने चाहिए। लेकिन वो जिस मौसम में वहां शूट करने गए थे, वहां पे फूल मिलना बड़ा मुश्किल था गुलमर्ग में। तो अब राज कपूर जिद्दी कि नहीं नहीं, मुझे ये शॉट चाहिए तो चाहिए ही। तो सारे सेट यूनिट वाले पूछ रहे हैं फूल कहाँ मिलेगा, तो किसी ने बोला आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो श्रीनगर गए। अब यहाँ पे सेट पूरा तैयार है, लेकिन यूनिट के लोग श्रीनगर भाग रहे हैं, वो 2-3 घंटे का ट्रैवल, फिर वहां से फूल खरीद के ला रहे हैं वापस, तो 3 घंटे 6 घंटे ऐसे ही हो गए। अब जब तक फूल लगा रहे हैं तब तक अंधेरा हो गया, तो पूरे दिन की शूटिंग ऐसे ही खराब। नेक्स्ट डे
क्योंकि तब तक मैं फूल मुरझा गए। नेक्स्ट डे फिर गए लोग फूल लाने के लिए, फूल लेकर के आ रहे हैं, रास्ते भर उस पर पानी मारते आ रहे हैं कि फूल ताजा दिखे। तो ये सारी चीजें होती थी। और फिर बड़ी मुश्किल से वो 3 दिन लग गए सिर्फ एक शॉट को लेने में। तो इतनी मतलब राज कपूर की अपनी तरीके की एक डायरेक्शन हुआ करता था और उसमें ज्यादा वो इंटरफेयर पसंद नहीं करते थे। किसी दिन उन्होंने एक इस किताब में मेंशन है कि एक बार शूट कर ही रहे थे कि वहां पे मनमोहन देसाई आ गए। वो रोटी मूवी के लिए अपना लोकेशन खोज रहे थे और कश्मीर में उनको भी कुछ सीन शूट करना था, तो उन्होंने वहां पे आए तो उनकी राज कपूर से मुलाकात हो गई। तो अब मुलाकात हो गई तो फिर पार्टी होने लगी, फिर शूटिंग बंद हो गया। अब सोचिए कि लेनदार ने इतने पैसे दिए थे इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन फिर भी राज कपूर ने कुछ वैसा नहीं कि कंजूसी में कि बस जल्दी जल्दी हमें फिल्म खत्म करना है, ये सारी चीजें कुछ नहीं हुई थी। आराम से ही फिल्म बनी थी और उन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म जो हमारी बनने वाली है वो अच्छी चलेगी। तो कश्मीर का तो हो गया। उसके बाद जब ये लोग बॉम्बे आए शूटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। हुआ ये कि जब शूटिंग चल ही रही थी तो ऋषि कपूर एक दिन आए राहुल रवेल से मिलने के लिए और बड़े उदास थे। राहुल रवेल ने पूछे क्या हुआ, तो कहा कि यार डिम्पल जो है मेरी हीरोइन, उसकी तो शादी हो रही है। अब ये बड़ा एक सेटबैक सा लग गया था। और जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन ऋषि कपूर को मिली कि डिम्पल कपाड़िया की शादी हो रही है राजेश खन्ना से, उस दिन राज कपूर दिल्ली गए हुए थे। जब वो दिल्ली से आए तो एयरपोर्ट पे राहुल रवेल मिलने गए। तो राहुल राज कपूर ने बोला कि तुम तो कभी मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आते, तो आज क्यों आए हो लेने के लिए, इसका मतलब कुछ बुरी खबर देने वाले हो। तो राहुल रवेल ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, जो डिम्पल हमारी हीरोइन है वो राजेश खन्ना से शादी कर रही है। अब राज कपूर के लिए था तो ये सेटबैक, लेकिन फिर कुछ उन्होंने दिमाग लगाया, बोला कि यार इसकी पब्लिसिटी बड़ी अच्छी होगी, बॉबी की जो हीरोइन है ये आज के सुपरस्टार से शादी कर रही है, एक तरह की पब्लिसिटी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा उन्हें दुख इस बात का भी था कि जो फिल्म हमारी है वो टीनेज लव स्टोरी है। टीनेज लव स्टोरी में जो हीरोइन है वो शादीशुदा होगी, अगर पब्लिक में इस तरह की खबर जाएगी तो फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी राज कपूर मिले राजेश खन्ना से, डिम्पल कपाड़िया से, इनफैक्ट उनकी वेडिंग का खर्चा भी उठाया, उनकी वेडिंग भी अरेंज करवाई। उसके बाद फिर शादी के बाद उन्होंने बोला कि देखिए पर्टिकुलर तारीख को आपकी शादी हो रही है, उसके नेक्स्ट डे फिर से हमें शूटिंग करना है क्योंकि हमें टाइट शेड्यूल चल रहा है। तो राजेश खन्ना ने परमिशन दे दिया इनको, डिम्पल कपाड़ी को शूट करने के लिए। फिर उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हुई, सब चीजें हो रही थी। इसमें शूटिंग के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हुई। आप जो ये गाना देखते हो ना, मैं शायर तो नहीं, उसमें वो तो बर्थडे का सॉन्ग है। तो उसमें क्या हुआ कि आप बहुत बड़ा एक केक देखते हो, जो ऋषि कपूर के बर्थडे का केक है वो। तो वो केक जो है वो एक पर्टिकुलर शॉप से राज कपूर ने ऑर्डर किया था कि इस सीन के लिए हमें जो केक चाहिए वो इतना बड़ा केक चाहिए। 700 रुपए का वो केक था। और जिस दिन शूट करना था उस दिन वो केक डिलीवर होने में लेट हो गया। तो जब लेट हो गया तो राज कपूर ने कहा कि ठीक है अभी हम शूटिंग कल करेंगे, इस केक को मेरा जो स्टूडियो में ऑफिस है उसमें रखवा दो, उसमें एयर कंडीशन है। तो उसमें उस एयर कंडीशन रूम में इस केक को रखवा दिया गया। सब लोग चले गए। नेक्स्ट डे फिर सब लोग आए, केक को बाहर निकाला गया कि अब शूटिंग होगी। लेकिन जब केक बाहर निकाला गया तो देखा गया कि आधे केक को चूहे ने खा लिया है। तो आप जो केक देखते हो ना वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड से जिस तरफ से कैमरे में केक दिख रहा है वो सिर्फ उतना सुंदर दिख रहा है, बाकी दूसरे साइड से उस केक को चूहे ने खा लिया था। तो और जो सेट पे जितने भी लोग थे ना उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जब शूटिंग खत्म होगी तो हमें केक खाने को मिलेगा। लेकिन शूटिंग ऐसे हालात में हुई कि साला केक तो सड़ चुका था और चूहे खा चुके थे, अब कौन खाएगा। तो राज कपूर ने उस दिन शूटिंग खत्म होने के बाद फिर दोबारा एक केक ऑर्डर किया 700 रुपए में, उतना बड़ा केक, और फिर पूरे यूनिट को खिलाया। वो सीन जो है, जो बर्थडे पार्टी का जो सीन है उसमें जितने भी लोग पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं वो सारे जूनियर आर्टिस्ट थे। सबके कॉस्ट्यूम पे भी अच्छा खासा खर्चा हुआ। उसमें क्या था कि वो तो पार्टी का सीन है तो सब ग्लास लिए हुए हैं और वाइन वगैरह पी रहे हैं, शैंपेन वगैरह। तो पिक्चर प्रोडक्शन में ये सारी चीजें हो ही जाती है। तो राहुल रवेल ने सोचा कि सबके हाथ में ग्लास है तो शैंपेन कौन देगा, तो एक काम करते हैं लिम्का लिम्का भर भर के सब में दे देते हैं। तो एक दिन जैसे ही राज कपूर सेट पे आए तो देखे कि राहुल रवेल जो है वो सारे ग्लास में लिम्का डाल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम लिम्का क्यों डाल रहे हो, तो बोला कि सर ये तो शैंपेन अब सबको थोड़ी खरीद के ला करके पिलाएंगे, महंगा पड़ेगा। तो राज कपूर नाराज हो गए कि ये राज कपूर की फिल्म है, इसमें आप लिम्का डाल के पिला रहे हो, इससे बढ़िया इसमें मूत दो। मतलब एग्जैक्टली यही वर्ड बोला उन्होंने कि पिस पिस इन द ग्लास एंड सर्व इट टू द गेस्ट। ये कोई तरीका है राज कपूर की फिल्म है। फिर राहुल रवेल को डांट दिया। फिर ओरिजिनल शैंपेन मंगाया गया, शैंपेन मंगाया गया। अच्छा वहां पे जितने भी वो जो टेबल वगैरह उसमें आप देख रहे हो ना, तो उसमें जो चखना वगैरह भी जो होता है, लोग शराब के साथ चखना भी तो खाते हैं ना। तो राज कपूर ने कहा था कि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि सेट पे मूंगफली दिखाई दे,
गरीबों वाला पार्टी नहीं है, ये अमीरों की पार्टी है। तो यहाँ पे मूंगफली और वेफर्स मत रखना, कि पिस्ता और बादाम होना चाहिए। राहुल रवेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जाइए पिस्ता बादाम लेकर के आइए। अब पिस्ता बादाम का खर्चा बहुत ज्यादा था, तो चूंकि शूटिंग के टाइम पे रीटेक्स बहुत होते हैं, तो पता चला कि कोई एक टेक के टाइम पे जो खा रहा है वो कहीं खत्म ना कर दे। तो राहुल रवेल सबको बोलते थे कि खाना नहीं है, बस एक मुश्किल से उठा करके दाना जो है वो आप मुंह में डालोगे, खत्म नहीं होना चाहिए जितने देर हमारी शूटिंग चल रही है, ऐसा नहीं कि उससे पहले पिस्ता बादाम खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें थी, बड़े मजेदार मजेदार किस्से हैं। खैर उस गाने की शूटिंग हुई। इस फिल्म में सब कुछ ठीक था, एक बंदे ने बड़ा परेशान किया इस पूरे फिल्म के शूटिंग में, और वो थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जो थे वो इनके साले थे, जैसा मैंने बताया, और वो बड़े एसेंटिक टाइप के इंसान थे। और राज कपूर ने राहुल रवेल को बोला भी था, इनफैक्ट जो इस फिल्म के जो डायलॉग राइटर थे उनको ही बोला था कि जब जाके आप मिलोगे प्रेमनाथ से, उनको डायलॉग और उनके सीन्स बताने के लिए तो थोड़ा संभल के रहना, वो थोड़े क्रैक हैं। यही वर्ड्स थे उनके। तो क्योंकि जब पहले दिन गए थे राहुल रवेल जैन साहब को लेकर के उसका उनका डायलॉग और उनके सीन सुनाने, तो प्रेमनाथ जो थे वो बड़े अजीब, वो गरीब हरकत करते थे। मतलब बिना कपड़ों के ही घर में दौड़ रहे हैं और अपनी फिल्मों के सीन लगा लगा करके हंसते रहते थे। जब ये लोग गए वहां पे सुनाने के लिए, तो जैन साहब ने बोला प्रेमनाथ को कि आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा मछुआरा किस्म का है, देसी किस्म का है, और वो शराब पीता है। तो जैसे ही बोला शराब पीता है, तो उनके प्रेमनाथ ने अपने असिस्टेंट को बोला, अपने असिस्टेंट को बॉन्ड बोलते थे, जेम्स बॉन्ड, बोलते कि जाओ जाओ रम लेकर के, और रम पीते पीते मैं स्टोरी सुनूंगा तो मजा आएगा। फिर वो रम लेकर के आया, फिर वो बाथरूम में घुस गए, रम पी रहे हैं नल खोल करके, और नल खोल करके बैठे हुए हैं, पानी गिर रहा है, रम पी रहे हैं, और इन लोग को बोले चलो चलो स्टोरी सुनाओ स्टोरी सुनाओ। तो अजीबोगरीब हरकतें करते थे। तो बड़ी मजेदार चीजें होती थी सेट पे। उसमें ये जो गाना है ना, हम तुम कहीं कमरे में जो बंद है, उसमें जो गाना है जिसमें वो कि कहीं शेर आ जाए, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, तो वो जो शेर था वो तो ओरिजिनल था। उसकी शूटिंग की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो शेर को जब बुलाया गया तो सब के सब सेट पे डरे हुए थे कि शेर आएगा, और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को आगे चलना है और सामने से शेर आ रहा है वो शॉट लेने के लिए। अच्छा, वो स्टूडियो का सेट है, वो कोई लोकेशन नहीं है, स्टूडियो के अंदर वो सेट सीन शूट किया गया था। तो जब वो जैसे ही एक्शन बोला राज कपूर ने फर्स्ट शॉट में, तो उधर से शेर आ रहा है और डिम्पल कपाड़िया आगे जाके बोलती है ना कि शेर से मैं कहूंगी तुम्हें छोड़ दे बॉबी को खा जाए। तो डिम्पल कपाड़िया जैसे पहले शॉट में आगे गई, तो जैसे ही एक्शन बोला गया तो शेर कूद करके बैकग्राउंड के पीछे चला गया। अब सब जैसे ही वो कूदा तो सबके सब डर गए कि ये तो साला शेर की किसी को मारेगा। तो सब खोज रहे कहाँ गया शेर, कहाँ गया शेर। तो पता चला कि वो बैकग्राउंड के पीछे है, तो कोई पीछे जाकर के देखा, तो जहाँ पे वो जो साउंड डिजाइनिंग वाले जो लोग बैठे रहते ना, तो उनके मशीन के पास जाके शेर बैठ गया था। और वहां उनके बगल में जो साउंड रिकॉर्डिस्ट जो था जो जो वो सब अरेंज करता है, उसको इस किताब में मेंशन है कि शेर चूंकि उसके बगल में आके बैठ गया था, तो उसने अपने पैंट में सुसु कर दिया था उसको देख करके। और सब इतने मतलब इतने डर गए थे। तो किसी ने जब देखा कि राज साहब कहाँ है, राज साहब कहाँ है, तो राज साहब कोई ऊपर प्लेटफॉर्म जैसा बना तो उस पर चढ़ गए थे और वो बंदूक लेके खड़े थे कि कहाँ है शेर, उसको मारूंगा। तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। और इसमें अच्छा, एक तो जो डिम्पल कपाड़ी की शादी हो गई उस वक्त, तो चलिए ठीक है, राज कपूर ने कहा कि ठीक है एक तरह से पब्लिसिटी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो फिल्म का जो क्लाइमैक्स जो था ना, जब शूट करना था, उसमें आप देख रहे हो कि वो पथरीला एरिया है, नीचे नदी वदी बह रही है। तो उसमें एक दो सीन में क्या होना था कि जो क्लाइमैक्स का सीन है कि सब डिम्पल और ऋषि कपूर भाग रहे हैं घर से अपने माँ बाप से, तो इन्हें एक शॉट में जंप करना था डिम्पल कपाड़िया को पत्थर से। हालांकि नेक्स्ट शॉट में उनकी डुप्लीकेट कूदी थी, लेकिन एक शॉट में डिम्पल कपाड़िया को जंप करना था। तो राज कपूर ने दूर से बोला कि भाई जंप। अब डिम्पल कपाड़िया कूदे ही ना, और वहां पे असिस्टेंट थे राहुल रवेल, वो बोले कि जंप करो, वो जंप ही नहीं कर रही है। तो राहुल रवेल ने पूछा कि क्या हो गया, तो डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें धीरे से बोला कि मैं कूद नहीं सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये प्रेग्नेंट हूँ बोल दिया, तो ये एक और शॉक लग गया राहुल रवेल को कि यार अभी तो शादी किया था, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई, कैसे शूटिंग होगी। तो इन्होंने जाकर के फिर राज कपूर को बताया कि सर ये डिम्पल तो प्रेग्नेंट है। अब राज कपूर इस बार काफी नाराज हो गए, बोले कि यार इन लोग को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहा हूँ, इतनी मुश्किल से मेरी फिल्म बन रही है, मेरी पिछली फिल्म का क्या हाल हुआ है सबको पता है, लेकिन ये लोग अब प्रेगनेंसी वगैरह हो गया है, कैसे मैं इस फिल्म को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो राज कपूर ने पैकअप करवाया गुस्से में, फिर दूसरे दिन आया, फिर शूट हुआ,
समहाउ। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, जब प्रेमनाथ भागते हैं ना और प्रेम चोपड़ा जो है वो ऋषि कपूर को मार रहे हैं। अच्छा, प्रेम चोपड़ा की कास्टिंग की मैंने बात नहीं बताई। प्रेम चोपड़ा जो थे उस वक्त नए नए विलेन वाले रोल्स करना उन्होंने शुरू किया था, दो रास्ते वगैरह फिल्मों में। और राज कपूर ने उनसे, राज कपूर से डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं प्रेम चोपड़ा, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को बोला कि मेरी एक फिल्म बन रही है बॉबी, उसमें छोटा सा कैरेक्टर है, विलन का ही है, वो तुमको करना है। तो प्रेम चोपड़ा ने बोला कि स्क्रिप्ट दीजिए, क्या है कहानी बताइए। तो वो उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दे रहे थे, बोले कि बताऊंगा बताऊंगा, जिस दिन शूट होगी उसी दिन बताऊंगा। तो प्रेम चोपड़ा को बड़ा अटपटा सा लगता था कि क्यों बता क्यों नहीं रहे, क्या कहानी है। तो राज कपूर ने सिर्फ उनको बोला कि तुम्हारा सिर्फ एक ही डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो ये डायलॉग प्रेम चोपड़ा को समझ नहीं आया कि ये किस तरह का डायलॉग हो, और ये मेरा रोल ही क्या इतना छोटा सा कह रहे हैं। तो लेकिन राज कपूर ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि देखना लोग तुम्हें इस रोल के लिए जानेंगे, और फिर वैसा ही हुआ। जब फिल्म बनी और जब रिलीज हुई थी तो प्रेम चोपड़ा काफी पॉपुलर हो गए थे इस रोल की वजह से। खैर, कमिंग टू दैट वन सीन, उसमें क्या हुआ कि प्रेम चोपड़ा जब ऋषि कपूर को मार रहे हैं और प्रेमनाथ आते हैं, और एक सीन जब आप देखो कि प्रेमनाथ एक गाड़ी से उतरते हैं, फिर अपना जैकेट उतारते हैं और जाते हैं ऋषि कपूर को बचाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था ना कि कुक्कू कोहली को आप जानते होंगे, कुक्कू कोहली जो अरुणा ईरानी के हस्बैंड हैं, और आगे चल के बहुत सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की, प्रेम फूल और कांटे वगैरह। तो वो इस फिल्म के लास्ट में वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो कुछ सीन्स शूट करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि एक सीन जो क्लाइमैक्स का सीन था, उसमें जब प्रेमनाथ दौड़ रहे हैं तो वो जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन इन्होंने जब शूट किया तो उन्हें बिना जैकेट के ही शूट करवा दिया था। वो भूल गए कि आगे, वो जब पिछले सीन में वो जैकेट पहने हुए हैं और अगले सीन में उनकी वो तो बनियान में दिख रहे हैं। तो ये जब सीन पूरा शूट हो गया तो राहुल रवल ने पूछा कि अरे ये अभी तो पिछले सीन में तो ये जैकेट पहने हुए थे, तो अभी तो ये बनियान में दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो वो गलती हो गई उनसे। फिर उन्होंने बड़ा पैर वैर पकड़ा, बोला कि यार मुझे बचाओ, नहीं तो राज साहब देखेंगे, बहुत डांटेंगे मुझे। तो उसमें उस सीन को कवर अप करने के लिए एक शॉट डाला गया, वो आप कभी फिल्म देखोगे तो उसमें नोटिस करना, कि जब प्रेमनाथ दौड़ के मतलब गाड़ी से आते हैं और देखते हैं कि ऋषि कपूर पिट रहा है, तो वो गाड़ी से उतरते हैं, फिर अपना जैकेट खोलते हैं, जैकेट फेंकते हैं और तब जाकर के उसे मारते हैं। तो जब ये सीन देखा राज कपूर ने, फिल्म जब कंप्लीट हो गई, तो राज कपूर ने बोला ये शॉट क्यों है इस फिल्म में, कि ये जैकेट क्यों हटा रहा है अपना। तो कवर अप करने के लिए राहुल रवि ने उनको बोला कि सर ये तो आप ही ने बोला था सीन शूट करने के लिए। राज कपूर बोले नहीं यार, मैं तो ऐसा सीन शूट ही नहीं कर सकता, ये इतना बेवकूफाना सीन क्यों मैं शूट करूंगा। तो लेकिन राहुल रवि ने बोला नहीं सर, आपने नोट करवाया था मुझे कि ये सीन लेना है, तभी तो मैंने सीन करवाया है। अब राज कपूर को लग रहा है कि मैं ऐसा कैसे करवा सकता हूँ, बड़ी बहुत ही बेहुदा सा शॉट था। तो जब फिल्म बन गई ना, रिलीज हो गई, तो एक दिन राज कपूर ने राहुल रवल को पूछा कि बेटा एक बात बताओ, फिल्म तो अब रिलीज भी हो गई, वो शॉट क्या सच में मैंने डायरेक्ट करवाया था। तो राहुल रवल ने बोला कि नहीं सर, वो कुक्कू कोहली से गलती हो गई थी, तो वो कवर अप करने के लिए हमने वो शॉट एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो हंसी मजाक में वो बात खत्म हो गई। खैर, जब फिल्म बन गई ना और रिलीज की बात हुई, तो पहले दिन क्या हुआ कि पहले तो ऑडियंस तक दिखाने से पहले इनविटेशन पे लोगों को बुलाया गया देखने के लिए। तो प्रेस वाले आए और इनके जो नजदीकी लोग थे वो लोग आए देखने के लिए। लेकिन स्क्रीनिंग स्टार्ट होने से पहले ही क्या हुआ कि जब राज कपूर पहुंचे थिएटर पे, तो एक वकील साहब आए हुए थे। वकील साहब जो थे वो कहे कि इसकी स्क्रीनिंग आप नहीं कर सकते। तो राज कपूर ने पूछा क्यों, क्या हुआ। तो बोला कि आपने जिनसे पैसे लिए थे पिछली फिल्म के लिए, मेरा नाम जोकर के लिए, उनके पैसे आपने चुकाए नहीं है, और उनका कहना है कि इस फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट जितने भी हैं वो सारे उन्हें जाने चाहिए, ताकि इस फिल्म से जो भी कमाई होगी वो उनके पास जाएगी। अब स्क्रीनिंग स्टार्ट होने वाली है और उन्होंने कहा कि ये स्टे ऑर्डर भी है कि इसमें आप पब्लिक को आप नहीं दिखा सकते इस फिल्म को। तो राज कपूर ने थोड़ा दिमाग लगाया, बोला कि ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये स्पेशल इनवाइट के लिए ये स्क्रीनिंग रखी गई है, और पब्लिक के लिए ये कुछ दिन के बाद रिलीज होने वाली है, तो अभी इसे स्क्रीन कर देने दीजिए। स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद फिर राज कपूर फिर कोर्ट में गए और फिर उस ऑर्डर को समाउ कैंसिल वगैरह कराया। तो बड़े उस वक्त क्या हुआ था कि राज कपूर से सब लोग पैसा निकलवाना चाहते थे। अच्छा, इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बड़ा मुश्किल से हो रहा था, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बॉम्बे वगैरह में तो बहुत मुश्किल से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं भी लोग इस फिल्म को खरीदना नहीं चाहते थे। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि यूपी, बिहार और दिल्ली के का डिस्ट्रीब्यूशन जो है शशि कपूर ने लिया था, क्योंकि और कोई खरीद नहीं रहा था। तो शशि कपूर ने इन सर्टेन एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन राइट ली।
बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट जैसा मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि सब कुछ नया कर रहे थे, नए म्यूजिक डायरेक्टर, नए लिरिसिस्ट, हीरो हीरोइन भी नए। तो इसमें जो सिंगर भी लिया गया था ऋषि कपूर के लिए, उस वक्त सबसे राइजिंग जो सबसे बड़े स्टार थे सिंगिंग के, वो या तो मोहम्मद रफी या किशोर कुमार थे। लेकिन एक नए लड़के को, शैलेंद्र सिंह को, इसमें गाने का मौका दिया गया, और वो एफटीआईआई से पढ़े हुए एक्टिंग क्लास करते थे, उनको गाने का चांस दिया गया, और उनकी जो आवाज थी वो आगे चल के ऋषि कपूर की आवाज बन गई। कई फिल्मों में उन्होंने ऋषि कपूर के लिए गाने गाए। खैर फिल्म रिलीज हुई, और फिल्म में कुछ कुछ और भी कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग थे। अरुणा ईरानी का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। जो फरीदा जलाल थी, उनके उन्होंने थोड़ा एक पागल का कैरेक्टर प्ले किया है। वो सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे थे। परफॉर्मेंस वाइज ये फिल्म बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट फिल्म एज अ होल भी बहुत मुझे पसंद है। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, सारे गाने, एक दो नहीं सारे गाने। लेकिन ये था कि ये जो फिल्म थी उस वक्त, ये 1973 की फिल्म है, और उस वक्त बच्चों को देखना अलाउड नहीं था। मतलब मेरी भी फैमिली के लोग बताते कि हम लोग को बचपन में अलाउड नहीं था ये फिल्म देखना, क्योंकि देखिए पूरे फिल्म में डिम्पल कपाड़ी जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनी हुई है, तो एक तरीके से इसे एडल्ट फिल्म माना माना जाता था। ऐसा टैग नहीं मिला था सेंसर की तरफ से कि एडल्ट फिल्म है, लेकिन लोग कंसिडर करते थे, क्योंकि जिस तरीके का कपड़ा डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म में पहना है, तो वो देख करके लोग को लगता था कि ये तो बड़े लोगों की फिल्म है। खैर फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों को बहुत पसंद आई। मतलब सिल्वर जुबली मन रही है हर जगह पे, उस तरीके का था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के सक्सेस के बाद ऋषि कपूर के स्कूल वालों ने एक इवेंट रखा। उसमें ऋषि कपूर को बुलाया गया, राज कपूर को बुलाया गया, और जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने एक स्पीच दिया, और उसमें बताया कि हमारे स्कूल की शान है ऋषि कपूर, और इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म की है। और ये उनके बारे में इतनी तारीफ करने लगे कि कुछ कुछ गलत चीजें ही बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि इन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इतने अव्वल आते थे। तो जब ये सारी बातें बोल रहे थे तो राज कपूर ने राहुल द्रविड़ को बोला कि ये पागल हो गया प्रिंसिपल, इसको पता नहीं है कि ऋषि कपूर 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया फेल हो गया था। अच्छा, फिल्म में एक कुछ कुछ सीन्स जो थे ना, वो राज कपूर के रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से थे। जब राज कपूर पहली बार नरगिस को साइन करने गए थे बरसात के लिए, तो ये बहुत फेमस किस्सा है कि उस वक्त जब नरगिस ने दरवाजा खोला तो उनके हाथ में बेसन लगा हुआ था, क्योंकि वो पकौड़े तल रही थी, और पूछ रही थी कि आप कौन हैं, और इस तरीके से सर पे हाथ फेरा तो बेसन जो है वो उनके सर में लग गया था, पूरे बालों में। तो वो नरगिस का वो जो लुक था वो राज कपूर को बहुत पसंद आया था, और उन्होंने सोचा था कि एक फिल्म जब भी मैं बनाऊंगा तो इस पर्टिकुलर रियल इंसिडेंट को मैं अपने फिल्म में डालूंगा। और ये उन्होंने डाला, क्योंकि जब आप देखते हो इस फिल्म में जब पहली बार ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया के घर जाते हैं, और डिम्पल जो दरवाजा खोलती हैं, तो वो उनके हाथ में बेसन लगा हुआ है, और वो उसी तरीके से वो परफॉर्म करती हैं। वो सीन भी करीब 30 बार वो शूट रीटेक करना पड़ा था, और बार बार होता ये था कि गलत परफॉर्मेंस हो जाता था, तो बार बार फिर बाल धोने पड़ते थे डिम्पल कपाड़िया को, फिर बाल सुखाने पड़ते थे, और फिर दोबारा से हाथ में बेसन लपेट करके फिर इस तरीके से पोंछना पड़ता था, फिर मिस्टेक हो जाता था, फिर बाल धोना पड़ता था। तो फिल्म मेकिंग का ये जो पूरा तरीका है ना, बड़ा टायरिंग सा होता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। खैर फिल्म जो है वो बहुत सुपरहिट हुई। आई एम श्योर आप लोग को सबको ही पसंद होगी। मैंने भी रिसेंटली ये फिल्म देखी थी, मुझे फिर से एक तरह का नॉस्टैल्जिया हो गया। फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था, लेकिन ऋषि कपूर ने आगे चल के ये बताया था कि ये जो अवार्ड था ये मैंने खरीदा था पैसे दे करके, और इसी वजह से उनकी और अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि जिस साल बॉबी रिलीज हुई थी उसी साल जंजीर भी रिलीज हुई थी, और जंजीर के लिए ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिलेगा, लेकिन अवार्ड तो हमारे ऋषि कपूर ने खरीद लिया था। तो ये सारी चीजें थी, तो ये थी कहानी पूरी बॉबी की। आपको इसके कौन से सीन अच्छे लगते हैं, गाना कौन सा आपको पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इससे जुड़ी और भी कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आपको पसंद है, पता है, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था कि शोले में सचिन के मामू का नाम क्या था और वो कहाँ काम करते थे, तो जितने भी लोगों ने जवाब दिया सबने सही जवाब दिया है। इसका मतलब शोले जो है वो कल्ट फिल्म है, सबको पसंद आती है, और सही जवाब वही था। उनके मामू का नाम था मुकैतुल्ला, और वो जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम थे। अब आते हैं आज के क्विज पे। आज का डायलॉग है 1 मिनट। जानते हैं 1 मिनट में क्या हो सकता है? 1 मिनट में आपका ट्रांसफर हो सकता है, और ऐसी जगह जहां आपको पान तो क्या पानी तक नसीब नहीं होगा। चलिए बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।